प्राचीन युद्धभूमि की कहानी एक गूंजती विरासत है, जहां अंधेरी रात और जले मैदान में वीर युद्धों के निशान आज भी बिखरे हैं। जला हुआ मैदान अपने भूतपूर्व गौरव की मध्यम झलक प्रस्तुत करता है, जबकि आकाश में अनकही चुप्पी और कई रहस्य छिपे हैं। सड़कों पर मंडराते कौवे उस सन्नाटे को तोड़ते हैं और अंधकार में उम्मीद की किरण बनते हैं। अचानक आसमान से एक विशाल काले द्वार का खुलना नई चुनौती का आह्वान करता है, जिससे विकृत और अपंकित राक्षस प्रकट होने लगते हैं। इस दृश्य का केंद्र बिंदु है लॉर्ड गदाशा, जिनकी उपस्थिति अकल्पनीय डर और आश्चर्य दोनों को जगाती है। उनकी चमकदार लाल आंखें, जो आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों की ऊर्जा के संचार का प्रमाण दिखाती है, दर्शकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रभावित करती है। गदाशा ने अपनी तलवार जमीन में घुसते हुए उस द्वार को क्षणिक रूप से सील कर दिया, एक ऐसा कदम जो प्राचीन युद्ध तकनीकों और संवेदनशील भौतिक नियमों के संगम का अद्वितीय उदाहरण है। नरेशन के माध्यम से हम सुनते हैं कि सदियों से गदाशा के खून में विद्यमान विशेष जैविक रसायन ने अंधकार के प्रभाव को नियंत्रित रखा है, पर अब ऊर्जा के असंतुलन के कारण ये संरचनात्मक मोहरें दरार में बदल रही है। इस ओपनिंग में हम तकनीकी विश्लेषण मॉडल से राक्षसों की उत्पत्ति तथा वार्ता के पीछे छिपे विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल कथा का रोमांच बढ़ता है बल्कि हमारे विचारों में भी ऊर्जा का संचार होता है। अतिरिक्त रूप से अब हम पहुंचते हैं प्रथम अध्याय में, राक्षसों का आगमन, जहां ओथम गांव की शांतिपूर्ण और सरल दिनचर्या में धीरे धीरे विध्वंस का बीड़ा फैलता है। ओथम गांव, जो कि अपनी प्राचीन परंपराओं और गहरे सांस्कृतिक इतिहास के लिए विख्यात है, में हर सुबह सुरम्य वातावरण के साथ शुरू होती है। लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हाल ही में मोहरों में दरारें आ रही हैं और जमीन से अजीब सी कंपन सुनाई देती है। मीरा, एक युवा लड़की जिसकी आंखों में अद्भुत संवेदनशीलता और भविष्यवाणियों की झलक है, अचानक से परेशान हो गई है। उसे बारीकी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में आने वाले खतरों की तस्वीरें स्पष्ट रूप से उतर रही है। उसने देखा कि अंधेरे में विकृत आकृतियां नाच रही हैं और रात के सन्नाटे में कुछ असामान्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। ये साक्ष्य दर्शाता है कि राक्षसों का आगमन जल्दी ही होने वाला है। इसी बीच लॉर्ड गदाशा अपनी तकनीकी समझ और युद्ध कौशल के साथ उस कंपन की अनपेक्षित ध्वनि का आभास करते हैं। वे तुरंत अपने अस्त्र और कवच ले लेते हैं और अपने गहरे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से यह निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि यह खतरा किस प्रकार का है। गदाशा की निगाहें और तकनीकी डेटा से जुड़ी संवेदनाएं संकेत देती हैं कि राक्षसों का यह हमला प्राचीन जैविक रसायनों और ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है। रात के आगमन के साथ ही गांव में भय का माहौल छा जाता है। काले धुंध के साथ कुछ अजीब तरह की रोशनी भी दिखाई देने लगती है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार ऊर्जा के विचलन का संकेत है। अचानक कुछ ग्रामीण अजीब व्यवहार में आ जाते हैं। उनकी आंखों में झूठी चमक और चेहरे पर विकृत भाव दिखाई देते हैं, मानो कोई बाहरी शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। ये स्पष्ट रूप से राक्षसी शक्ति के प्रभाव का उदाहरण है। गदाशा गांव के मुख्य चौक में पहुंचते ही आग की लपटों और धुएं के बीच एक प्रचंड युद्ध का दृश्य सामने आता है। उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीण बिना चेतना के आपस में लड़ रहे हैं और कुछ अपने ही सदस्यों पर हमले में लिप्त हैं। इस स्थिति में गदाशा ने बिना किसी झिझक के अपने तरल तलवार कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी तलवार के प्रत्येक वार में ऐसा वैज्ञानिक सटीकता और तकनीकी उन्नति झलकती थी, जो पुराने युग की प्राचीन क्रूर गतिशीलता का प्रतिमान था। लड़ाई के दौरान एक ऐसा पल आता है जब मीरा को अंधेरे के सेनापति द्वारा धीरे धीरे वश किया जा रहा था। उस क्षण जब कोई अप्रत्याशित तकनीकी एल्गोरिदम राक्षसों की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, गदाशा ने मीरा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाया। वे मीरा के करीब जाकर उसके मन में चल रहे उस अंधेरे युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, मानो एक अनुभवी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में अनियंत्रित प्रयोग को समझदारी से रोक सकता हो। इस पूरी घटना में तकनीकी डेटा, जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं और ऊर्जा संतुलन के सिद्धांतों का अद्भुत संगम दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि राक्षसों का ये हमला न केवल भयंकर है, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती भी प्रस्तुत करता है। अंततः इस अध्याय का हर दृश्य हमें आगे के कठोर संघर्षों की शुरुआत का संकेत देता है, जहां प्रत्येक क्षण एक नई चुनौती और तकनीकी परीक्षण के रूप में सामने आता है। यह अध्याय वैज्ञानिक विश्लेषण एवं तकनीकी गणनाओं को उजागर करता है, जिसमें जैविक रसायन, ऊर्जा संतुलन और गणितीय मॉडल कथा की जटिलताओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। इस अध्याय में गदाशा और मीरा के संवाद ने यात्रा की नई दिशा प्रस्तुत की। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों, ऊर्जा संतुलन और जैविक रसायनों के मिश्रण से अपने अनुभव साझा करते हैं।
गदाशा हर वार में गणितीय सूत्रों का उपयोग कर चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान खोजते हैं। मीरा की अनूठी जैविक संरचना उनके मिशन में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल तलाशने में मदद करती है। उन्नत डेटा विश्लेषण और तापमान मापन की तकनीकें उनके संवाद को और सूक्ष्म बनाती हैं। उनके पारस्परिक विचारों में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का अद्भुत संगम प्रकट होता है। इस सब दर्शकों को वैज्ञानिक चुनौतियों पर विचार करने हेतु प्रेरित करता है। अब आ चुका है द्वितीय अध्याय, छाया भूमि की यात्रा, जहां गदाशा और मीरा की यात्रा को एक नई दिशा मिलती है। आश्रय स्थल पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जहां मीरा प्राचीन भविष्यवाणी को खोलती है। भविष्यवाणी में लिखा है कि गदाशा को अंधकार में छिपे लाइट का मुकुट को खोज निकालना होगा, जो राक्षसों के अत्याचार को स्थायी रूप से रोक सकेगा। ये भविष्यवाणी सदियों से मौखिक परंपरा में लोक पुस्तकों और वैज्ञानिक शोधपत्रों में सम्मिलित है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन है। मीरा की आंखों में इस गूढ़ रहस्य की चमक हो जाती है और वह निश्चित कर लेती है कि वह गदाशा के साथ इस यात्रा में शामिल होगी। यात्रा शुरू होती है एक अजीब, निर्जन और अंधेरे जंगल से, जहां मृत पत्तों की खस्ता चादर जमीन पर बिछी होती है। प्रत्येक कदम पर वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया और ऊर्जा के विचलन के अद्वितीय लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कोई उच्च तकनीकी प्रयोग चल रहा हो। इस जंगल में वायुमंडलीय तापमान में बदलाव और अजीबोगरीब ध्वनि तरंगें नई चुनौती पेश करती हैं। प्राचीन संरचनाएं और खंडहर, जो खींची खींची हुई तकनीकी स्मृतियों की तरह प्रतीत होते हैं, यात्रा के दौरान गदाशा और मीरा को वैज्ञानिक तथ्यों के समीप लाते हैं। इसके बाद वे एक प्रेतवत भूत मंदिर में पहुंचते हैं, जहां दीवारों से खून की बूंदें बिना किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के टपक रही होती हैं। यह मंदिर आधुनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक ऊर्जा के विलय का प्रतीक लगता है। मीरा अचानक मंदिर के गलियारों में खो जाती है और उसे एक बिना चेहरे वाले राक्षस का पीछा करने का डरावना अनुभव होता है। ये राक्षस, जिसकी पहचान आधुनिक तकनीकी रूपों के अनुसार विफल पहचान संकेतों से होती है, न केवल एक भूतिया प्राणी है, बल्कि ऊर्जा और जैविक गणनाओं के जटिल समीकरण का परिणाम भी है। इस दौरान गदाशा को भ्रमावस्था में भ्रमित कर देने वाले दृष्टांत का सामना करना पड़ता है। वह अज्ञात कारणों से मीरा को एक राक्षस समझ बैठता है और घबराहट में उसका पीछा करने के लिए संघर्ष आरंभ कर देता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विश्लेषण और जैविक डेटा का एकत्रीकरण होता है, गदाशा को एहसास होता है कि मीरा में कुछ अद्वितीय गुण मौजूद हैं। इस मोड़ पर कहानी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और मानवीय द्वंद्व में परिवर्तित हो जाती है। मध्य में गदाशा और मीरा का सामना होता है एक विशाल राक्षस जनरल मालजोर से, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट के पार होती है और जिसकी त्वचा दरारदार लावा की तरह छुर होती है। मालजोर की उत्पत्ति प्राचीन ऊर्जा विस्फोट और आधुनिक तकनीकी विस्फोट के मिले जुले परिणाम के रूप में देखी जाती है। ये लड़ाई लगभग 10 मिनट तक चलती है, जिसमें गदाशा के प्रत्येक वार में ऊर्जा संतुलन, गति के सटीक गणितीय सूत्र और जैविक प्रतिक्रियाओं की प्रचंडता झलकती है। गदाशा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सीय तकनीकी विश्लेषण के बाद ही वो बच निकलता है। इस भाग का सबसे बड़ा रहस्य तब उजागर होता है जब पता चलता है कि मीरा के रक्त में राक्षसों का खून मौजूद है। ये तथ्य वैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रासायनिक प्रक्रियाओं और आंतरिक ऊर्जा के उत्पादन में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मीरा की यह नई पहचान गहने वैज्ञानिक अनुसंधान, जैविक डेटा और भौतिक ऊर्जा सिद्धांतों के मिलन का परिचायक बन जाती है। इस तरह छाया भूमि की यात्रा एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण साहसिक अभियान है, जिसमें तकनीकी विश्लेषण, गहन गणितीय सूत्र और अजीबोगरीब जैविक रसायन का संगम होता है। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार रोमांच व दिमागी चुनौती की सीमा धुंधली हो जाती है। युद्ध के दौरान गदाशा और मीरा के बीच गहन संवाद ने रणनीतिक दृष्टिकोण की स्थापना की। गदाशा बताते हैं कि प्रत्येक हमले में ऊर्जा और गति के मापदंड का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे गणितीय मॉडल और जैविक प्रतिक्रियाओं का संतुलन बनाए रखा जा सके। मीरा अपनी अद्वितीय रासायनिक संरचना के कारण स्पष्ट करती है कि उनके भीतर संचित ऊर्जा राक्षसी तत्वों के साथ मेल खा सकती है, जिससे हमलों में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। दोनों मिलकर नवीनतम तकनीकी आंकड़ों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर नई रणनीतियां विकसित करते हैं। उनके प्रयोग में लाई गई विधियां सटीक मापन, प्रत्यक्ष ऊर्जा संकेत तथा प्रतिक्रियात्मक क्रियाओं की गहराई को उजागर करती हैं। इस विश्लेषण से उन्हें नई ताकत प्राप्त होती है और वे तुरंत युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके आदान प्रदान में तकनीकी सहयोग और मानसिक ताकत का सामंजस्य होता है,
जो युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। ये सहयोग भौतिक संघर्ष, रणनीतिक योजना और वैज्ञानिक विश्लेषण का समन्वय है, जो अंततः विजय के सूत्र को मजबूती प्रदान करता है। युद्ध के मैदान में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्ता स्पष्ट हो जाती है, और गदाशा तथा मिरा की युगल रणनीति ने संघर्ष के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय अध्याय में, अंतिम युद्ध, जहां कैसल ऑफ सोरोस में अंतिम द्वार खुलता है और राक्षसों का महाप्रवाह मानव लोक में छलांग मारता है। कैसल ऑफ सोरोस अपने नाम के अनुसार दुख और पीड़ा का प्रतीक है, और यहाँ हर पत्थर में प्राचीन विद्या और आधुनिक युद्ध तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है। गदाशा अपने काले प्लेटेड कवच को सजाते हुए प्राचीन चिन्हों से सुसज्जित अस्त्र धारण करते हैं, और उनके चेहरे पर एक असीम दृढ़ता झलकती है, जो वैज्ञानिक गणनाओं के समान परिशुद्धता से प्रतीत होती है। तैयारी का एक संक्षिप्त मोन्टाज हमें दिखाता है कि कैसे गदाशा अपने पिछले अनुभव और तकनीकी प्रशिक्षण से सुसज्जित हो जाते हैं, और मीरा अपनी दिव्य शक्तियों को संकलित कर छोटी छोटी द्वारों को बंद करने में जुट जाती है। मीरा का आत्मा बंधन गदाशा को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, और उनके बीच की यह अद्वितीय आत्मीयता वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता को दर्शाती है। युद्ध के मैदान में आग की लपटें और भयंकर तीरों की बरसात के बीच गदाशा का आगमन अत्यंत तकनीकी और रणनीतिक विभ्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। युद्ध का विशाल पैमाना असाधारण है, आकाश में जलते हुए तीर और धरती पर उभरती हुई राक्षस शक्तियां अद्वितीय गणितीय सूत्रों के अनुरूप उनकी गतिशीलता और ऊर्जा की आवृत्ति का परिचायक है। गदाशा की तलवार के प्रत्येक वार में न केवल तकनीकी प्रामाणिकता होती है, बल्कि वह जैविक प्रतिक्रियाओं और रासायनिक संतुलन के सिद्धांत से भी प्रभावित होती है। हर वार में राक्षसों के अणुओं का विखंडन होता है, उनके शरीर उड़ जाते हैं और सिर विस्फोट की भांति खुल जाते हैं। इस पूरे युद्ध में एक पल ऐसा आता है जब राक्षस निर्माण के रूप में एक विशाल प्राणी प्रकट होता है, जिसकी संरचना भवन के समान होती है और जिससे संघर्ष की चरम सीमा को महसूस किया जा सकता है। गदाशा अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और अत्याधुनिक यंत्रों से लैस होकर अजरेथ नामक राक्षस राजा के समक्ष पहुंचते हैं। अजरेथ, जिसकी हड्डियों के पंख और विभाजन के रूप में फैलती हुई मुख एक भयावह छवि प्रस्तुत करती है, और उसकी उपस्थिति वैज्ञानिक तथ्यों तथा प्राचीन गणितीय समीकरणों की तरह सुनिश्चित प्रतीत होती है। दोनों के बीच एक योद्धा संघर्ष प्रारंभ होता है, जहां तलवार और पंजों का टकराव एक अत्यंत जटिल तकनीकी मुकाबले का रूप लेता है। प्रत्येक वार में ऊर्जा के संतुलन की गणना और गति के आयाम स्पष्ट दिखते हैं। युद्ध के इस मैदान में गदाशा अत्यंत क्रूरता से राक्षसों की भीड़ में आगे बढ़ते हैं, और उनके हमलों में वैज्ञानिक डेटा का प्रमाण स्पष्ट दिखाई देता है। अंतिम क्षणों में गदाशा अपनी सारी शक्ति एकत्रित करते हैं और अजरेथ के हृदय में प्रहार करते हैं। उनकी यह अंतिम कुर्बानी एक अत्यंत तकनीकी परीक्षा थी, जिसमें गणितीय, भौतिक और जैविक तत्वों का अद्भुत संगम हुआ था। युद्धस्थल पर उनकी मृत्यु एक स्थायी प्रतिमा में परिवर्तित हो जाती है, और गदाशा की तलवार, जिसे समय ने पत्थर में बदल दिया, एक स्मारक बनकर उभरती है। मीरा अकेले बची भोर की पहली किरण के साथ एक नए युग की शुरुआत की गवाही देती है। पोस्ट क्रेडिट में कहीं गहरे भूमिगत स्तर पर संकेत मिलता है कि एक नई मुहर फिर से दरार में आने लगी है, जो आगे आने वाले अध्यायों के लिए संकेत प्रदान करती है। इस युद्ध के दौरान गदाशा और मीरा के बीच गहन संवाद ने रणनीतिक दृष्टिकोण की स्थापना की। गदाशा बताते हैं कि प्रत्येक हमले में ऊर्जा और गति के मापदंड का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे गणितीय मॉडल और जैविक प्रतिक्रियाओं का संतुलन बनाए रखा जा सके। मीरा अपनी अद्वितीय रासायनिक संरचना के कारण स्पष्ट करती है कि उनके भीतर संचित ऊर्जा राक्षसी तत्वों के साथ मेल खा सकती है, जिससे हमलों में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। दोनों मिलकर नवीनतम तकनीकी आंकड़ों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर नई रणनीतियां विकसित करते हैं। उनके प्रयोग में लाई गई विधियां सटीक मापन, प्रत्यक्ष ऊर्जा संकेत तथा प्रतिक्रियात्मक क्रियाओं की गहराई को उजागर करती हैं। इस विश्लेषण से उन्हें नई ताकत प्राप्त होती है, और वे तुरंत युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके आदान प्रदान में तकनीकी सहयोग और मानसिक ताकत का सामंजस्य होता है, जो युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। ये सहयोग भौतिक संघर्ष, रणनीतिक योजना और वैज्ञानिक विश्लेषण का समन्वय है, जो अंततः विजय के सूत्र को मजबूती प्रदान करता है। युद्ध के मैदान में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्ता स्पष्ट हो जाती है, और गदाशा तथा मीरा की युगल रणनीति ने संघर्ष के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। गदाशा की शहादत की अंतिम घटना में वह वीरता के प्रतीक बनकर युद्ध के मैदान में खड़ा रहता है। उसकी मौत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राचीन ज्ञान का सम्मिश्रण दर्शाती है।
जैसे ही अंतिम द्वार बंद हो जाता है, अंधकार का स्पंदन रुक जाता है और अंधेरी रात के बाद भोर की पहली किरण मीरा के चेहरे पर नई आशा जगाती है। गदाशा की तलवार अब पत्थर में परिवर्तित होकर एक अमर स्मारक के रूप में खड़ी रहती है, जो भविष्य में आने वाले संघर्षों की गवाही देती है। इस समापन के साथ कथा में एक नया मोड़ मिलता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में भूमिगत गहराइयों से एक नई मुहर की दरार का संकेत मिलता है, जो आगामी अध्यायों के आगमन की पूर्व सूचना देता है। ये संकेत दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता और नव युग की शुरुआत मात्र यहाँ से होती है। सदैव।